Hello guys, welcome back to our channel part 4 Reborn of My Devil Dad. Chapter 16 सुमन का कॉल। अब आगे आदित्य फोन की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे सुमन नाम को बहुत ही नफरत और गुस्से घूर कर देखे जा रहा था। उसके सामने वो सारे पल घूमने लगे जब उन लोगों के धोखे के बारे पता चला था और कैसे उन लोगों ने उसे आरोही और मेहर को मारा डाला था। ये सब सोचते हुए आदित्य को आंखें गुस्से लाल होती जा रही थी, माथे और हाथों की नशे उभर आई थी। अगर कोई उसे ऐसे देख लेता तो उसे अपनी मौत नजर आती आदित्य में। लेकिन आदित्य खुद के गुस्से को काबू करने के लिए अपनी आंखें बंद कर मेहर और आरोही के बारे सोचते हुए 3-4 बार लंबी लंबी सांसें लेता है। ऐसा करने के बाद वो कुछ हद तक अपने गुस्से को काबू कर अपनी आंखें खोल फोन को पिक कर अपने कान में लगता है। उसके फोन उठाते ही दूसरी तरफ से हेलो की आवाज आती है सुमन की, जिसे सुन आदित्य सिर्फ हम में जवाब देता है। दूसरी तरफ से सुमन थोड़े गुस्से से तेज आवाज में कहती है, आदि मैं कब से कॉल कर रही हूं, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। उसकी तेज आवाज सुन के आदित्य की बाहों तन जाती है और वो तंज कसते हुए बोला, क्यों, तुम क्या कहीं की कलेक्टर हो जो मुझे तुम्हारा एक कॉल में ही उठाना चाहिए था। हु बढ़िया, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। फिर थोड़े गुस्से से आगे कहता है, और हाँ, आवाज नीचे रख के बातों कारो अगर करनी हो तो, वरना मैं कॉल कट कर देता हूँ। आदित्य का टोन सुनकर सुमन एम्ब्रांसमेंट के मारे कुछ नहीं बोल पाती, लेकिन उसकी आगे की बात सुनकर हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं नहीं आदि, वो सॉरी में भी ना कुछ भी बोलती हूँ। वैसे आदि अब तुम ठीक हो ना। सुमन अपनी आवाज में नकली फिक्र लाते हुए पूछती है, अपने गुस्से को दबाते हुए, क्योंकि उसे आदित्य खुद से ऐसे बात करना जरा भी पसंद नहीं आया था। हाँ मैं ठीक हूँ, आदित्य उसकी बात का जवाब देते हुए बोला बिना किसी भाव के। उसकी बात सुन दूसरी तरफ से आवाज आती है, तो फिर तुम आज शूटिंग पर क्यों नहीं आए। आदित्य अच्छे से समझ रहा था कि सुमन ये क्यों पूछ रही है, फिर वो उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, बेबी ने मना किया था इसलिए नहीं आया मैं। वही सुमन बेबी सुनकर कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर आदित्य ये किसकी बात कर रहा है, इसलिए पूछती है, कौन बेबी। आदित्य उसकी बात सुनकर कहा, अरे तुम बेबी को नहीं जानती हो, बेबी मतलब मेरी प्यारी वाइफ और अरु की मम्मा। ये कहने के बाद आदित्य अपने में ही शर्माने लगता है, मेहर के बारे में सोचकर ग्रिन ग्रिन। मेहर का ऐसा इंट्रोडक्शन सुनकर तो सुमन की आंखें फटी रह जाती है और वो शॉक एस्टोनिश्ड फेस के मारे कुछ कह ही नहीं पाती। इधर आदित्य हेलो हेलो बोलता रहता है। जब उसे बहुत देर तक कोई रिप्लाई नहीं मिलता तो वो फोन कट कर देता है। फोन काटने के बाद आदित्य अपना मुंह बनाते हुए बोला, बड़ी आई चुड़ल कही की, मेरी बेबी को नहीं जानती हूँ। राय कैट फेस स्मर्क। आदित्य अभी खुद से ही बात कर रहा था, तभी उसे अपने पीछे से मेहर की आवाज सुनाई देती है, जो पूछ रही थी, हब्बी आप किसे बात कर रहे थे। उसकी आवाज सुनकर आदित्य हड़बड़ा जाता है, लेकिन उस क्वेश्चन सुनकर समझ जाता है कि उसकी बेबी ने कुछ नहीं सुना है। इसलिए वो अपने दांत ग्रिनिंग कैट फेस दिखाते हुए बोला, बेबी किसी से तो नहीं। आदित्य को झूठ बोलता देखकर मेहर अपनी आंखें छोटी कर बोली, लेकिन मैंने आपको किसी से बात करते हुए देखा फोन पर। अच्छा, वो डायरेक्टर का कॉल आया था शूट के लिए, इसलिए बस उन्हीं से बात कर रहा था, आदित्य बहाना बनाते हुए बोला। उसकी बात सुन मेहर विश्वास कर लेती है और कहती, ठीक है अब चलिए नीचे, सब लोग हमारा डिनर के लिए वेट कर रहे होंगे। मेहर की बात सुन आदित्य हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, हाँ हाँ बेबी चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। ये बोलकर वो मेहर का हाथ पकड़कर चलाने लगता है। वही उसकी ऐसी हरकतें देखकर मेहर होठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती है, जिसे वो जल्दी छुपा भी लेती है और एक बार अपने हाथ को देखती है जिसे आदित्य ने पकड़ा हुआ था। इसके बाद वो दोनों नीचे जाकर डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। वही उन दोनों को साथ में एक दूसरे का हाथ पकड़े देखकर सब मुस्कुरा देते हैं। उनके बैठने के बाद एक सर्वेंट आकर उनको खाना सर्व करता है। खाना सर्व करने के बाद वो पीछे हो जाता है। उसके बाद सब अपना खाना खाने लगते हैं। आदित्य और मेहर अपना अपना पहला निवाला अपनी लिटिल प्रिंसेस को खिलाते हैं, जो उन दोनों के बीच में बैठ हुई थी। उसके बाद खुद खाते हैं। ऐसे सब लोगों हंसते मुस्कुराते हुए खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद नीलम जी और नरेन जी बाहर गार्डन में वॉक के लिए चले जाते हैं आरोही को लेके। वही मेहर को कुछ ऑफिस का काम था, इसलिए वो और समायरा स्टडी में चले जाते हैं। अब वहां सिर्फ आदित्य और शिखा बचे हुए थे। सबके जाने के बाद आदित्य और शिखा के रूम में चले जाते हैं। शिखा का कमरा, शिखा रूम फर्स्ट फ्लोर ही था, इसलिए वो लोग जल्द ही उसके कमरे में पहुंच जाते हैं। वहां जाके आदित्य काउच पर जाकर बैठ जाता है और शिखा अपनी स्टडी टेबल से अपना लैपटॉप उठाकर लाकर आदि के बगल में बैठकर कुछ करते लगती। वो दोनों इस वक्त पूरे फोकस से लैपटॉप में ही देख रहे थे, सीरियस एक्सप्रेशन के साथ। इस वक्त उन दोनों को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये वही मस्ती करने वाले लोग हैं जो हमेशा सब लोगों परेशान करते रहते हैं। शिखा उसमें कुछ कोडिंग टाइप कर रही थी, जिसे आदित्य बड़े ध्यान से देख रहा था। कुछ देर वो कोडिंग करने के बाद शिखा लैपटॉप आदित्य की तरफ कर देती है।
आदित्य लैपटॉप को अपने पैरों पर रखकर कुछ देर उसमें कुछ टाइप करता है और पूरे 10 मिनट बाद उसकी उंगलियां लैपटॉप के कीबोर्ड पर रुकती है। उंगलियों के रुकते ही आदित्य लैपटॉप में चल रही वीडियोस को अच्छे से देखने लगाता है और सब कुछ देखने के बाद आदित्य और शिखा एक दूसरे को हाई फाई देते हुए डेविल स्माइल करने लगाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आदित्य और शिखा किसी वीडियो देख रहे थे, तो ये करण के घर की सीसीटीवी फोटोज है जिसे आदित्य ने हैक कर लिया था उनके ऊपर नजर रखने के लिए, क्योंकि अब वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था कि कोई उसकी फैमिली या मेहर और आरोही को टारगेट कर उन्हें हट करे। इसलिए आदित्य ने अपनी याददाश्त वापस आने वाली बात शिखा को बता दिया था, जिसे वो उसकी हेल्प ले सके जरूरत पड़ने पर। चैप्टर 17 समीरा का दर्द। रात के 11 बजे मेहर और समीरा स्टडी से बाहर आते हैं। दोनों एक दूसरे को गुड नाइट विश कर अपने अपने कमरे की ओर चले जाते हैं। मेहर जैसे अपने कमरे का दरवाजा धीरे से खोलते हुए अंदर आकर बंद कर देती है। जैसे वो पलटती है तो उसकी नजरें अपने आप ही बेड पर सोते हुए दो लोगों पर जाकर ठहर जाती है। मेहर अपने कदम बेड के करीब ले जाकर उन दोनों को एक दूसरे लिफ्ट कर सोते हुए देखकर प्यार भरी आंखों से निहारने लगती है। उन दोनों को देखते हुए मेहर बेड पर बैठकर पहले अपनी छोटी सी एंजल के सर पर हाथ फेरते हुए प्यार से उसके माथे को चूम लेती है। उसके फोरहेड पर किस करने के बाद मेहर की नजर उसे आदित्य पर जाकर ठहर जाती है, जो कि आरोही को अपने सीने से लगाकर किसी छोटे बच्चे के तरह अपने चेहरे पर दुनिया जहां की मासूमियत लिए हुए सो रहा था। उसकी मासूमियत देखकर मेहर के दिल में एक सुकून सा भर जाता है और वो अपने मन में खुद से कहती है, हब्बी मैं आपकी ये मासूमियत कभी नहीं जाने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ये सोचते मेहर थोड़ा सा झुककर आदित्य के लिप्स पर लाइट किस करती है और फिर उसके फोरहेड पर किस करते हुए गुड नाइट हब्बी कहते हुए सीधी हो जाती है। मेहर ने ये सब बहुत आराम से किया था, क्योंकि वो अपने प्यारे पति और अपनी एंजल की नींद बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। दोनों को कुछ देर प्यार से निहारने के बाद मेहर आरोही के दूसरे साइड लेट जाती है, अपना फेस दोनों की तरफ करके, और उनको देखते देखते कान उसकी आंख लग जाती है, उसे पता ही नहीं चलता। वही समीरा अपने कमरे में पहुंचकर पहले वॉशरूम में जाके चेंज करती है, फिर आके बेड पर चली जाती है। समीरा बेड पर बैठकर साइड में लगी टेबल पड़ा अपना फोन उठा के उसे ऑन कर गैलरी में जाकर एक फोटो को ओपन करती है। उस फोटो में एक लड़का और लड़की एक दूसरे की बाहों में सुकून से खड़े हुए अपनी आंखें बंद किए मुस्कुरा रहे थे। ये लड़का और लड़की और कोई नहीं बल्कि अर्नव और समीरा थे। अर्नव समीरा को पीछे से अपनी बाहों में पकड़े हुए उसके कंधे पर अपनी चीन टिकाए हुए खड़ा था और समीरा उसकी बाहों में होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट लिए सुकून से अपनी आंखें बंद किए हुए खड़ी थी। उस फोटो को देखते ही समीरा की आंखों में नमी उतार आती है और उसके कानों में बस कुछ शब्द गूंज रहे थे, वो थे, जान आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जान। बार यही शब्द उसके कानों गूंज रहे थे। समीरा अपनी सोच में गुम हुए ही फोटो पर अपना हाथ फेरते हुए बोली, क्यों कर रहे तुम मेरे साथ ऐसा, किस बात की सजा तुम मुझे दे रहे हो अर्नब, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया और मुझे खुद से दूर कर दिया। बोलो अर्नब फिर खुद ही खुद पर हंसते हुए बोली, तुम कैसे जवाब दे सकते हो, तुम तो जवाब देने की वजह मुझे छोड़कर दादाजी के पास चले गए थे, जिससे तुम मेरे सवालों से बच सको, और अब जब तुम आए हो तो मुझे इग्नोर कर रहे हो जैसे मैं दिखती ही नहीं हूं तुम्हें। ये सब कहते हुए समीरा की आंखों से आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर आ जाते हैं, जिन्हें वो जल्दी से अपने हाथ से पोंछकर फोन ऑफ करते हुए एक दर्द भरी मुस्कान अपने होठों पर लिए खुद से कहती है, मैं भी अब कोई कोशिश नहीं करूंगी कि तुम क्यों गए थे मुझे छोड़कर। इतना कहने के बाद वो अपना फोन वापस से साइड में रख देती है और बेड पर ब्लैंकेट अपने ऊपर लेकर लेट जाती है, लेकिन उसके आंसू अभी अभी नहीं रुके थे। ऐसे ही समायरा रोते हुए सो जाती है। वही कोई और भी था जिसने समायरा की कही हुई सारी बातें सुनी थी और जिसे उसकी आंखों में भी नमी उतर आती है, लेकिन वो अपने जज्बातों को काबू कर धीरे से अपने कदम वापस लेकर चला जाता है। अगली सुबह समीरा अपने टाइम उठकर अपना ट्रैक सूट पहनकर रेडी होकर निकल जाती है गार्डन में जॉगिंग करने के लिए। वही दूसरी तरफ मेहर की आंख भी अपने टाइम पर खुल जाती है। इस वक्त आरोही मेहर की तरफ करवट लेकर उसके सीने अपना मुंह छुपाए हुए सो रही थी और आदित्य अपना एक हाथ उसकी कमर पर रखे हुए सो रहा था। सुबह सुबह अपनी एंजल और हब्बी को ऐसे खुद से चिपका हुआ देखकर मेहर के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो आराम से पहले अपनी एंजल को खुद से थोड़ा दूर कर उसे सीधा कर देती है, फिर उसके फोरहेड को चूम कर गुड मॉर्निंग बोलती है। उसके बाद आदित्य के चिक्स पर किस कर उसे गुड मॉर्निंग कहकर आराम से उसका हाथ उठाकर बेड पर रख उठ जाती है। बेड से उठने के बाद मेहर दोनों को देखती है, फिर वॉशरूम चली जाती है फ्रेश होने के लिए। कुछ देर में ही मेहर वॉशरूम से फ्रेश होकर अपना ट्रैक सूट पहने हुए बाहर आती है और सीधे कमरे से निकलकर गार्डन में चली जाती है। 2 घंटे बाद मेहर अपनी एक्सरसाइज और वर्कआउट करने के बाद अपने कमरे में आती है। वही आदित्य जो अभी अभी शावर लेकर वॉशरूम से निकल बाथरोब पहने हुए बाहर आते हुए अपने हाथों में टॉवल लिए हुए अपने बाल पोंछ रहा था।
कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज से उसका ध्यान इस तरफ चला जाता है और जैसे आदित्य कमरे आती हुई पसीने से भीगी हुई मेहर को देखता है तो उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस होता है। उसके कदम अपने आप ही मेहर की तरफ बढ़ जाते हैं। वो क्या इतनी एक्सरसाइज और वर्कआउट करने के बाद मेहर की पूरी बॉडी पसीने से भीगी गई थी, इसलिए मेहर कमरे आते अपनी ऊपर की जैकेट उतर कर सोफे पर रख देती है, जिससे उसका परफेक्ट फिगर शो हो रहा था। इस वक्त मेहर की अपर बॉडी पर सिर्फ उसकी स्पोर्ट्स ब्रा ही थी और बेख्याली से अपने हाथ में पकड़ी हुई अपने हाथ में ली हुई टॉवल से अपना पसीना साफ कर रही थी। मेहर को बिल्कुल भी याद ही नहीं रहा कि अब वो अकेले नहीं रहती है अपने कमरे और कोई भी रहता है जिसका हाल खराब हो गया है उसको ऐसे देखकर। आदित्य क्या करेगा मेहर को ऐसे देखकर? और जब मेहर को याद आएगा कि अब वो अकेले नहीं रहती तो क्या रिएक्शन होगा मेहर का? चैप्टर 18। अब आगे मेहर अपने में ही पूरे ध्यान से सिर्फ खुद की बॉडी से पसीना पोंछ रही थी। वही आदित्य अपना थूक गटिकते हुए मेहर के करीब आकर खड़ा हो जाता है और एक टक उसे देखने लगता है। आदित्य की नजर उसके चेहरे से होते हुए जाकर मेहर के क्लीवेज पर जाकर अटक जाती है। मेहर जो अपनी ही धुन में लगी हुई थी, जब उसे अपने पास किसी की प्रेजेंस फील होती है तो वो धीरे से अपनी आंखें ऊपर कर सामने देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है आदित्य को देखकर। कुछ देर तक तो मेहर अपलक आदित्य को देखती रहती है कि तभी उसे अपनी हालत के बारे याद, और ये याद ही मेहर जल्दी से खुद को छुपाने के लिए पलटकर खड़ी हो जाती है। वही आदित्य उसे ऐसे हड़बड़ाते हुए देखकर स्माइल आ जाती है और वो स्माइल करते हुए जाकर मेहर के बिल्कुल करीब जाकर मेहर के ऊपर झुकने लगता है। आदित्य के ऐसा करने से मेहर को उसकी गर्म सांसें अपने गर्दन पर महसूस होने लगती, जिसे वो खुद में सिमटने के लिए मजबूर होने लगी थी। आदित्य उसके कंधे को पकड़कर झटके से मेहर को पलट देता है और उसके कानों के बिल्कुल करीब जाकर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, बेबी यू आर लुकिंग सो हॉट। ये कहकर वो उसके कान को हल्के से बाइट कर छोड़ हुए शरारत से अपनी आंख विंकिंग फेस दबा देता है। वही उसके बाइट करने से मेहर के मुंह से हल्की से आह निकल जाती है। मेहर जो उसके शब्द सुनकर जम गई थी अपनी जगह पर, वो उसके काटने होश में आकर आदित्य की तरफ देखती है। उसकी आंखों में शरारत देखकर मेहर के गाल और कान लाल होने लगे और वो उसे छुपने के लिए अपनी नजरें आदित्य से फेर कर अपना सर झुका के खड़ी हो जाती है। भगवान, ये क्या डेविल! मेहर का ऐसा रूप अगर कोई देख ले तो पक्का ऐसे ही डर जाएगा। क्यों सही कहा ना, टंग आउट टंग आउट टंग आउट टंग आउट टंग आउट। मेहर को ऐसे शर्म से अपना सर झुकाते देखकर आदित्य की दिल की धड़कनें ही बढ़ गई थी। भले मेहर ने अपना सर झुका लिया था, लेकिन उसके लाल कानों ने उसकी शर्म की गवाही दे रहे थे। आदित्य अपना हाथ बढ़ाकर मेहर चीन को बहुत प्यार पकड़कर ऊपर करता है और उसके ऐसा करने से मेहर चेहरा ऊपर हो जाता है और उसकी आंखें सीधे आदित्य की आंखों से जा मिलती है। इस वक्त दोनों की आंखों में ही अलग हो इमोशन नजर आ रहे थे। जहां मेहर की आंखें हमेशा ठंडी और इमोशनलेस रहती थी, आज उनमें भाव साफ दिख रहे थे। वही आदित्य जिसकी आंखों हमेशा मस्ती के पीछे छुपे हुए राज दफन रहते हैं, आज उन आंखों में बस प्यार और मधोशी ही दिख रही थी, जो कि दोनों के एक दूसरे के पास आने की वजह है। एक दूसरे की खुशबू और सरप्रेश को फील कर जैसे अपनी सुध ही खो बैठे हो। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए एक दूसरे की आंखों में उलझते से जा रहे थे। वही आदित्य धीरे से अपना फेस मेहर के फेस के बिल्कुल करीब लिए जा रहा था। मेहर आदित्य को अपने पास देखकर उसकी सांसें बढ़ने लगी थी। आदित्य का चेहरा बिल्कुल 1 इंच की दूरी पर जाकर उसे आंखों में गहराई से देखते हुए उसके होठों करीब अपने हाथ लिए जा रहा था। इससे पहले आदित्य मेहर के लिप्स को छू पाता कि तभी दोनों के कानों में एक प्यारी और मीठी सी आवाज सुनाई पड़ती है, जिसे सुनकर मेहर और आदित्य दोनों अपने सेंस में आ जाते हैं। मेहर अपने होश में आते ही तुरंत आदित्य से ध्यान हटाकर बेड की तरफ देखती है, जहां उनकी क्यूट सी एंजल अपनी दोनों नन्हे हाथों से अपनी आंखें रब कर रही थी बेड पर बैठी हुई। मेहर की नजरें फेरते ही आदित्य का छोटे से दिल की मुराद अधूरी रह गई। बेचारे आदित्य दिल ग्रिन ग्रिन ग्रिन, लेकिन वो जल्दी से अपने छोटे से दिल को समझाकर अपनी प्रिंसेस की तरफ देखने लगता है तो दोनों के फेस उसे देखकर स्माइल आ जाती है और वो लोग बेड की तरफ बढ़ जाते हैं। वहां पहुंचकर दोनों अपनी नन्ही और क्यूट सी बेटी को प्यार से देखते हुए जाकर उसके अगल बगल बैठ जाते हैं। आरोही अपनी आंखें रब करते हुए हल्का सा पाउट बनाए हुए थी, जिसे उसकी क्यूटनेस और बढ़ गई थी। मेहर अपनी एंजल को नन्हे हाथों पकड़कर रब करने से रोकती है, फिर उसे अपनी गोद में उठाकर बैठकर दोनों गालों पर बारीक किस थ्रोइंग किसेस कर बोली, गुड मॉर्निंग माय एंजल, आप उठ गए। मेहर की ममता और प्यारी आवाज सुनकर आरोही धीरे से अपनी आईज ओपन कर अपने होठों पर मुस्कुराहट लिए बोली, यस मम्मा। इतना कह वो उसके गाल पर किस कर आगे कहती है, एंड गुड मॉर्निंग मम्मा। आरोही के ऐसा करते ही मेहर के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो उसकी प्यार से नाक पर टैप करते हुए पूछती है, एंजल आज आप इतना जल्दी क्यों उठ गए? उसकी बात सुन आरोही मेहर के गले अपने हाथ डालते हुए उसके गालों पर किस कर बोली, मम्मा आप ना कल आरू को बिना मिले चले गए थे ना, इसलिए मैं आज उठ गई। ये कहकर वो प्यारी सी स्माइल करते हुए मेहर को देखने लगती है और वही उसकी बात सुनकर मेहर के मन थोड़ा उदास हो जाता है।
वो अपने मन में सोचती ही कि शायद मैं आरोही को टाइम नहीं दे पा रही हूँ जो उसे चाहिए। वही आदित्य जो इतने टाइम से दोनों माँ बेटी को एक दूसरे लगे हुए थे और उसे बिल्कुल ही भूल गए थे जब वो मेहर की आंखों में आई उदास भाप लेता है। इसलिए वो उसका ध्यान उस तरफ हटाने के लिए अपना गाल साफ करने की एक्टिंग करते हुए ओहू ओहू टंग आउट टंग आउट टंग आउट। उसके ऐसे गाल खरासने से आरोही मेहर जो एक दूसरे में लगे हुए थे अब जाकर उनका ध्यान अपने बगल में बैठे आदित्य पर गया था। आदित्य को सुबह सुबह अपने पास देखकर आरोही की छे की स्माइल बड़ी हो जाती है और मेहर की गोद में सीधा बैठे हुए अपना दूसरा हाथ आदित्य के गले दल चहकते हुए बोली, कुल डैडा आप आज भी यहाँ हमारे पास। उसकी बात सुन आदित्य नाराज होने की एक्टिंग करते हुए बोला, हाँ प्रिंसेस, लेकिन क्या फायदा, आप और आपकी मम्मा तो एक दूसरे में लगे हुए, मुझे पर तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। ये बोलकर वो अपना मुंह लटका लेता है। आदित्य को ऐसे मुंह लटकते देखकर आरोही मेहर की तरफ देखती, जिसका खुद का ध्यान भी आदित्य की आवाज सुनकर उसकी तरफ ही था। जब वो अपनी एंजल को अपनी तरफ देखते हुए पाती है तो उसकी तरफ देखने लगती। मेहर को अपने साइड देखते पाकर आरोही उसके कान के पास जाकर धीरे से कहती है, मम्मा कुल डैडा तो नाराज लग रहे, हमले इग्नोर करने से अब क्या करे। अब आरोही कौन बताए कि उसके कुल डैडा सिर्फ एक्टिंग कर रहे, जिसे बेचारी सच मन बैठी ग्रिन ग्रिन ग्रिन। वही उसकी बात सुन मेहर एक आदित्य को देखती और आरोही को देखती जो बड़े ध्यान से कुछ सोच रही थी अपने चीन पर टैप करते हुए कि तभी आरोही की आंखों चमक आ जाती है और मेहर की तरफ देख बोली, आई हैव आइडिया, जिसे डैडा नालाज नहीं रलेगे। अपनी बेटी की आंखों चमक और उसकी बात सुनकर मेहर उसे देख पूछी, और वो क्या है एंजल हूँ। उसके पूछने पर आरोही उसके गले से अपना हाथ निकलकर बोली, मम्मा वेट, आरू अभी दिखाती है। ये बोलकर आरोही मेहर गोद से खड़ी होकर आदित्य की गोद में जाकर बैठ जाती है और अपने दोनों हाथ उसके गले डाल देती है। आदित्य और मेहर अपनी बेटी की गौर से देख रहे थे तो क्या करने वाली आरोही आदित्य की नाराजगी दूर करने के लिए। चैप्टर 19 शिखा की हरकत से रोहन परेशान। अब आगे। आरोही आदित्य के गले अपने हाथ डाले हुए गौर से उसके फेस के एक्सप्रेशन देख रही थी और पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि क्या सच में आदित्य गुस्सा या फिर उसके कुल डेडा उसे और उसकी मम्मा को उल्लू बना रहे हो, जैसे सबको बनाते रहते वो लोग मिलकर। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। आरोही इतने गौर से खुद को देखते हुए पाकर आदित्य अपने मन में बोला, और ये प्रिंसेस मुझे इतने ध्यान से क्यों देख रही, जैसे कुछ पता लगाने की कोशिश कर रही हो। आदित्य बिल्कुल सही सोच रहा था, उसकी प्रिंसेस वही कर रही थी। अब भला वो अपने कुल डेडा की सोच को कैसे गलत साबित होने देती। टंग आउट टंग आउट टंग आउट। आरोही को जब कुछ समझ नहीं आता तो वो मन लेती कि शायद उसके डेडा सच में नाराज है, इसलिए वो आदित्य के फेस को देखते हुए बड़ी सी स्माइल अपने फेस पर लाते हुए उसके दोनों गालों को बारीक किसिंग किसिंग कर बोली, कुल डेडा गुच्छा नहीं होते आप तो मेरे कुल डेडा हो ना, इसलिए जल्दी मन जाए। ये बोलकर वो एक फिर से उसके गाल को चूम लेती है। मेहर जो उन दोनों को देख रही थी कि उसे कुछ सूझा और वो बेड से उठाकर टेबल पर से अपना फोन उठाकर जल्दी से दोनों की एक फोटो ले लेती है और वापस से आकर अपनी जगह पर बैठ जाती है। मेहर ने ये सब इतने आराम से किया था कि आदित्य और आरोही को पता ही नहीं चला कि वो उठाकर भी गई थी कहीं। मेहर वापस से अपनी जगह पर बैठकर आदित्य को देखती जो कि अभी वैसे नाराज बैठा हुआ था। ये देखा मेहर धीरे से अपना हाथ उसके हाथ पर रख देती है। उसके ऐसा करते ही आदित्य की नजरें उस पर आ जाती है जो कि आरोही के इतने क्यूट वे में मानते हुए देखकर अंदर खुश हो रहा था। मेहर के छूते ही वो उसे देखता है तो मेहर अपनी सॉफ्ट टोन में बोली, हब्बी मन जाए, हम लोगों ने आपको जानबूझकर इग्नोर नहीं किया तो क्यों आप ऐसे बच्चों के जैसे छोटी सी बात पर अपना मुंह फुलाए हुए, हब्बी प्लीज। ये बोलकर मेहर उसे प्यार से देखने लगती है तो आदित्य मानो उसकी प्यार भरी नजरें पाकर ही खुशी के मारे अंदर अंदर डांस करने का मन कर रहा था। अब भला हो भी क्यों ना ऐसा, एक तक कहाँ पहले वो ऑलरेडी अपने एक्सीडेंट की वजह से उसे कितना डर हो गया था, यहाँ तक उसने मेहर को इस घर से भी निकल दिया था। वो तो बस आरोही की वजह से यहाँ वीकेंड्स पर आती थी, लेकिन कभी भी वो उसके सामने नहीं गई उन बीते सालों में। और आज जब से उसका rebirth हुआ पहली बार मेहर ने उसे खुद की मर्जी से उसका हाथ पकड़ा है तो बनता था ना खुश होना, तो क्यों दोस्तों बताए ना। ग्रिनिंग कैट फेस, ग्रिनिंग कैट फेस। खरे ये छोड़िए। आरोही जो ये सोच रही थी कि उसके कुल डेडा पक्का इस तरीके से जल्दी मन जाएंगे, लेकिन वैसा तो कुछ हुआ नहीं। आदित्य तो अभी भी वैसे अपना मुंह फुलाए हुए बैठा था। ये देखकर आरोही को गुस्सा आने लगता है और वो अपना एक हाथ उसके गले से निकलकर उसकी मुट्ठी बनाते हुए मेहर को देखती तो मेहर जो आरोही हर एक्सप्रेशन नोटिस करते हुए आदित्य को समझने की कोशिश कर रही थी, वो उसे देखकर नामे अपना सर हिलाती है तो आरोही अपनी मम्मा को नामे सर हिलाते देखकर बोली, मम्मा देखो कुल डेडा मन ही नहीं रहे, अब जो होगा उसके रिस्पॉन्सिबल डेडा होंगे। इतना बोलकर वो आदित्य के कंधे पर जोर से अपने छोटे छोटे डांट गड़ा देती है, जिससे आदित्य कोई फर्क तो नहीं पड़ता लेकिन वो हैरान जरूर हो गया था।
कि उसकी ये नन्ही सी डेविल प्रिंसेस उसे मारने की जगह ऐसे उस पर वार कर देंगी अपने दांतों से टंग आउट टीयर्स ऑफ जॉय टीयर्स ऑफ जॉय टीयर्स ऑफ जॉय टीयर्स ऑफ जॉय टीयर्स ऑफ जॉय। वही मेहर नाम में अपना सर हिलाकर रह जाती है क्योंकि उसे पता था अगर कोई आरोही की बात एक बार में नहीं मानता तो वो उसे अच्छे से परेशान करके ही छोड़ती है। उसे जोर से काटने के बाद आरोही उसे दूर होकर एक टेरी स्माइल लिए आदित्य की तरफ देखकर धमकी भरी टोन में पूछती है, डेडा आप अभी गुच्छा होना चाहते हैं? हु आरोही की आवाज सुनकर आदित्य अपने होश में आता है और वो उसकी बात सुनकर एकटक आरोही के फेस देखे जा रहा था। उसे टेरी स्माइल करते हुए ये देखकर आदित्य खुश होते हुए अपने मन में बोला, अरे वाह मेरी छोटू सी प्रिंसेस का तो डेविल साइड, आई लाइक इट। ये सोचकर वो स्माइल करने लगता है। आदित्य की स्माइल देखकर आरोही मेहर की तरफ देख कहती है, मम्मा देखो डेडा मन गए ना। ये बोलकर वो स्माइल करने लगती है। उसकी बात सुन मेहर हाँ में अपना सर हिला देती है। वही उसकी बात सुनकर आदित्य बोला, आपसे किसने कहा प्रिंसेस कि मैं अब आप लोगों से नाराज नहीं हूँ? उसका क्वेश्चन आरोही अपनी छोटी आंखों और छोटा कर उसे घूरते हुए बोली, अच्छा तो आप अब भी हम छह गुच्छा होना चाहते हैं? ये बोलकर वो अपने नन्हे हाथ का बना मुक्का दिख देती है। आरोही का ये रूप देखकर आदित्य तो बेचारा कुछ बोल ही नहीं पता। जहां उसे लोग डरते हैं आज वो अपनी नन्ही सी जान की धमकी से डरते हुए कहा, नो नो प्रिंसेस, मैं तो आपसे कभी गुस्सा हो ही नहीं सकता। मैं तो बस थोड़ी सी एक्टिंग कर रहा था जिसे आप लोगों का ध्यान डेडा की तरफ आ जाए थोड़ा। मेहर तो आदित्य के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर समझ गई थी कि वो क्या सोच रहा है, लेकिन उसे हंसी आ रही थी कि उसका हब्बी जो सबको परेशान करता फिरता है आज वो अपनी बेटी की छोटी सी धमकी से डर रहा है। अगर सच में किसी को पता चला तो सब बहुत हंसे उसकी इस हालत पर। ग्रिंग 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 की तभी मेहर के फोन पर नोटिफिकेशन की आवाज आती है जिसे सुनकर उसका ध्यान अपने फोन पर चला जाता है और फोन को उठाकर उसे चेक करती है। तो ये उसका लगाया हुआ अलार्म की नोटिफिकेशन थी जो उसने अपने लिए लगाया था किसी काम के लिए। टाइम देखकर मेहर को याद आ जाता है कि उसे जल्दी निकलना है, इसलिए वो अपना फोन बंद कर उसे साइड रख आरोही को देखती है और बोली, एंजल चलो अब आप और मम्मा शावर ले लेते हैं और हब्बी आप भी रेडी हो जाए, कब से आप रोब पहने बैठे हुए हैं। ये बोलकर मेहर आरोही को अपनी गोद में लेकर वॉशरूम चली जाती है और आदित्य भी उसकी बात मानते हुए क्लोजेट में चला जाता है क्योंकि उसे भी आज शूटिंग पर जाना था और किसी को मजा भी चखना था। वहीं नीचे डाइनिंग एरिया में किसी की हालत बहुत खराब हो रखी थी और वो मन ही मन खुद को कोस रहा था कि वो आज जल्दी ऑफिस नहीं गया। वही उसकी ऐसी हालत देखकर उसके बगल में बैठी लड़की को बहुत मजा आ रहा था उसे परेशान करने, इसलिए वो उसके बगल में बैठी हुई उसे खूब परेशान कर रही थी उसे बार टच करके। ये दोनों और कोई नहीं, एक हमारे बेचारे सीधे साधे रोहन बाबू और दूसरी हमारी शैतान शिखा जो बार बार रोहन के हाथ को बड़े सेंजुअल तरीके से टच करे जा रही तो कभी अपना पैर से उसके पैर के ऊपर रगड़ रही थी, जिसे बेचारा रोहन परेशान हुए जा रहा था। बेचारा से ठीक से अपना नाश्ता भी नहीं किया जा रहा था, बाकी किसी का ध्यान ही नहीं था उन दोनों पर। तो समीरा अपनी सोच में गुम नाश्ता किए जा रही थी और नीलम जी अपनी जगह पर शांति से बैठी हुई नाश्ता कर रही थी। वही नरेन जी जिनका ध्यान रोहन पर गया था और जब वो अपनी छोटी बेटी को उसके बगल में बैठे देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि बेचारा इतना दुखी क्यों दिखाई दे रहा है, लेकिन उन्हें भी मजा आ रहा था उसे परेशान होते देखकर, इसलिए वो उसे इग्नोर कर बड़ी सी 440 वोल्ट की स्माइल करते हुए अपना नाश्ता कर रहे थे। अभी वो लोग नाश्ता कर ही रहे थे कि पीछे से उन्हें मेहर की आवाज आती है जो कह रही थी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उसकी आवाज सुनकर सबका ध्यान उसके ऊपर चला जाता है जो बिना किसी भाव के उन लोगों को विश कर रही थी और उसके साथ दो लोग और थे जिनके चेहरे पर स्माइल चिपकी हुई थी। सही पहचाने वो दोनों कोई और नहीं हमारी मेहर की हब्बी और उसकी लिटिल एंजल जो उसके साथ आ रहे थे। आज तीनों एक साथ आते हुए बहुत अच्छे लग रहे थे। आदित्य की गोद में आरोही थी और एक हाथ से उसने मेहर का हाथ पकड़ हुआ था। उन लोगों साथ देखकर सब मुस्कुराते हुए एक साथ गुड मॉर्निंग बोलते हैं। वही शिखा अपनी भवस को देखकर बिल्कुल किसी अच्छे बच्चे की तरह शांत और सीधी बैठकर नाश्ता करने लगती है। आदित्य की नजर सबसे होते हुए जब रोहन पर जाती है तो वो अपनी एक आईब्रो ऊपर कर शरारत से पूछता है, What happened रोहन, तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे बिगड़े हुए क्यों है जैसे किसने तुम्हें बहुत परेशान किया हो। ये बोलकर वो शिखा की तरफ देखता है जो अपने भाई को देखकर अपने सफेद दांत ग्रिन ग्रिन दिखा देती है। आदित्य के ये कहते ही सबकी नजर रोहन के ऊपर आ जाती है और जब सब उसके चेहरे के एक्सप्रेशन और माथे पर पसीना देखते हैं तो नीलम जी उसकी फिक्र करते हुए बोली, अरे हाँ रोहन बेटा क्या हुआ तुम्हें और तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? हम सब तो ठीक है, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? बेचारा रोहन पहले सबके यहाँ होने से डरा हुआ था कि अगर किसी ने शिखा और उसकी हरकतों देख लिया तो कितना एम्ब्रांस होना पड़ेगा उसे, और अब सबका ध्यान अपने ऊपर पाकर वो मन ही मन आदित्य को कोसते हुए बोला, ये आदि सर क्यों मेरे पीछे पड़ जाते हैं? एक तो इनकी बहन पहले ही हमें इतना परेशान करती है और अब ये
पता नहीं कौन सी दुश्मनी है इन दोनों भाई बहन की मुझे से, जो हमेशा मुझे परेशान करते रहते हैं। अब क्या जवाब दी मैं सबको। लेकिन जब वो नीलम जी की फिक्र भरी आवाज सुनता है तो वो अपने ख्यालों से बाहर आते हुए बोला, जी आंटी आपने कुछ कहा क्या? उसे ऐसे पूछते देखकर मेहर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, मॉम तुमसे पूछ रही है क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं। ये बोलते हुए वो लोग अपनी सीट पर आकर बैठ जाते और एक मैड आकर उनका नाश्ता सर्व करती है। मेहर का सवाल सुनकर रोहन जल्दी 3 बार अपना सर हिलाते हुए बोला, जी मैम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बोलकर वो वहां से उठते हुए आगे बोला, मैम मेरा नाश्ता हो गया अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो वहां से ऐसे भागता है जैसे पता नहीं वहां पर कौन सा बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला, अगर नहीं भागा था बेचारे बच नहीं पाएगा। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। उसे ऐसे भागते देखकर नरेन जी, आदित्य और शिखा जोर जोर से हंसने लगाते हैं। बेचारे की हालत देखकर उन तीनों को ऐसे देखकर नीलम जी शक करते हुए बोली, ये आप तीनों ऐसे क्यों हंस रहे? रोहन को ऐसे देखकर, कहीं आप लोगों का हाथ तो नहीं उसके यहाँ से नाश्ता अधीर छोड़ने के पीछे हूँ। नीलम जी की बात सुनकर तीनों अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए एक साथ बोले, नहीं नहीं इसमें हमारा कोई हाथ नहीं सच्ची। ये बोलकर वो लोग अपनी फिगर क्रॉस कर उनके सामने कर देते हैं। ये सब उन तीनों ने बहुत मासूमियत से कहा था, जैसे वो लोग बहुत शरीफ है और नीलम जी फालतू में उन पर शक कर रही हो। उनके ऐसे एक्सप्रेशन देखकर वो बोली, ठीक मान लेते हैं इसमें आप लोगों का कोई हाथ नहीं। चलिए अब सब अपना नाश्ता करिए। इतना कहकर वो फिर से नाश्ता करने लगती है और बाकी सब भी, हमारे 3 तिगड़ा भी आपस में अपनी हंसी दबाते हुए लग जाते हैं नाश्ता करने। मेहर को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था, वो तो पहले ही आराम से अपना नाश्ता करने लगी थी और आरोही को भी करा रही थी अपनी गोद में लेकर। ऐसे कुछ देर में सबका नाश्ता पूरा हो जाता है। इसके बाद समीरा, मेहर, आदित्य अपने अपने काम पर चले जाते हैं। मेहर ने रोहन को आरोही को उसके किंडरगार्टन छोड़ने के लिए भेजा था, इसलिए वो वहां से आरोही को छोड़कर ऑफिस जाने वाला था। आदित्य अपनी कार से निकला था ड्राइवर के साथ शूटिंग लोकेशन के लिए। वैसे आदित्य खुद ही ड्राइव करके जाना चाहता था, लेकिन मेहर ने उसे कहा जब तक वो अच्छे से ठीक नहीं हो जाता है तब तक ड्राइव के साथ ही जाए, उसे जहां भी जाना है। इसलिए आदित्य एक अच्छे हब्बी की तरह उसकी बात मानकर अपने साथ ड्राइवर लेकर निकल गया अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। चैप्टर 20 सुमन गिरी गोबर में आज का शूट एक आउटडोर शूट था जहां हीरो और विलियन की फाइटिंग सीन शूट होना था। मूवी का नाम था तेरे मेरा साथ। ये ट्रायंगुलर लव स्टोरी है। इस स्टोरी में आदित्य मैन लीड का रोल प्ले कर रहा है जिसका नाम है आरव खुराना। आरव एक नेक दिल इंसान है जो कि अपना फैमिली बिजनेस संभलता है। उसकी फैमिली उसकी माँ है, सिर्फ पापा की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, इसलिए आरव को कम उम्र में ही अपने घर की जिम्मेदारियां उठानी पड़ी। अभी उसकी उम्र 29 साल है। अपनी माँ के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिता रहा था कि एक दिन उसकी माँ उसका रिश्ता पक्का कर देती है। जिस लड़की वो जनता तक नहीं उसे वो अपनी माँ की खुशी के लिए शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब वो पहली बार परी, फीमेल लीड का नाम है मूवी में, जब वो अपनी एंगेजमेंट में वाले दिन उसे पहली बार देखता तो उसे देखते ही प्यार हो जाता है। शादी के बाद परी उसे बताती है कि वो किसी और से प्यार करती है और ये शादी उसके पापा ने जबरदस्ती करवाई है, तो उसका दिल टूट जाता है। लेकिन वो खुद के प्यार को अपने अंदर छुपाकर परी से वादा करता है कि जब तक वो नहीं चाहेगी तब तक वो दोनों बस सबके सामने पति पत्नी रहेंगे और कमरे वो दोनों एक अजनबी के जैसे। परी को इसे कोई दिक्कती नहीं थी, वो तो बस चाहती थी कि कैसे भी करके वो यहां से निकले। उस दिन के बाद से आरव बस सबके सामने ही परी के करीब रहता था और कमरे वो दोनों अलग सोते थे। ऐसे देखते देखते उनकी शादी को 6 महीने हो जाते और इसी बीच परी का बिहेवियर भी आरव के लिए बदल गया था और अब वो आरव से प्यार करने लगी थी और अपने प्यार का इजहार भी करती है उसके सामने, जिसके बाद आरव भी उसे अपने प्यार को कन्फेस कर देता और वो दोनों हंसी खुशी अपनी लाइफ आगे बढ़ जाते हैं। करीब 2 साल बाद परी प्रेग्नेंट हो जाती है और इस न्यूज तो आरव की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है और एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है सबको अपनी खुशी में शामिल करने के लिए। उस पार्टी में परी के पहला प्यार करण की एंट्री होती है जो कि अब एक बिजनेसमैन बन गया था। वो भी आया था क्योंकि हाल ही में उसने आरव के साथ डील साइन किया था, इसलिए उसे भी इनवाइट किया गया था। जब परी उसे देखती है तो वो डर जाती है। आरव बहुत खुश था अपनी जिंदगी में आई इन दोनों न्यूज और उसका इस बात पर जड़ा ध्यान दिया था। उसे लगा कि प्रेगनेंसी की वजह से शायद परी थक गई है, इसलिए वो उसे रूम में भेज देता है रेस्ट करने के लिए। करण मौका पाकर परी के पास चला जाता है मिलने और उसे पूछता क्यों उसने उसका वेट नहीं किया। कब तक वेट करती मैं, तुम कुछ बताकर गए थे आरव को छोड़ दो, मैं आ गया हूँ तो अब हम शादी कर लेंगे, तुम उसे डाइवोर्स दे। इस बात पर परी उस पर भड़क जाती है और उनके बीच बहस हो जाती है। वो परी को धमकी देता है कि अगर वो उसके पास नहीं आए तो वो उसके पति को बर्बाद कर देगा। ये बोलकर वो गुस्से से टमटाते हुए निकल जाता है वहां से। ऐसे पार्टी खत्म हो जाती है। जब आरव कमरे में आता है तो परी को एक साइड करवट लिए सोते हुए देखता तो मुस्कुराते हुए जाकर उसे ब्लैंकेट ओढ़ा देता है और उसके फोरहेड पर प्यार से किस कर चेंज करने चला जाता है।
उसके बाद करण आरव के बिजनेस को धीरे हर जगह से खोखला करते हुए उसे बर्बाद करने लगता है, जिसे अब आरव टेंशन में रहने लगाता है। परी जो पार्टी के बाद बहुत चुप चुप सी रहने लगी थी, वो आरव को इतना टेंशन में देखकर उसे पूछती उसकी परेशानी का कारण, तो पहले तो टाल देता है, लेकिन जब नहीं मानती तो बस उसे इतना कहता कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ गई है बस इसी वजह से, और फिर उसे लेकर सोने चला जाता है। लेकिन बिजनेस में प्रॉब्लम के बारे सुनकर परी को करण की बात स्ट्राइक करती है, तो वो सोचती है एक बार मिलकर वो उसे बात करेगी। ये सोचकर वो भी सो जाती है। नेक्स्ट डे परी रेडी होकर उसे बात करने के लिए जाती है, तो फिर से वही कहता कि वो उसके पास लौट आएगी तो वो आरव के बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, लेकिन परी नहीं मानती और वो चली जाती है। इसी बीच आरव को पता चल जाता है कि ये सब क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है, इसलिए आज वो करण से बात करने के लिए आया होता है इस बारे। तो कारण उसके सामने भी यही शर्त रखता है कि वो परी को डाइवोर्स दे तो वो सब कुछ पहले की तरह ठीक कर देगा, लेकिन उनके बीच हाथापाई हो जाती है इस पर, और आज यही सीन शूट होना था, इसलिए सब एक मस्त सी लोकेशन पर आए होते हैं। ये एक बहुत बड़ा और सुंदर सा बनगोल था पनवेल में, जहां इस सीन की शूटिंग होने वाली थी, और ये करण का फार्म हाउस जहां उसने आरव को बुलाया था। जब आरव ने उसे जरूर बात करने के लिए फोन किया कि वो मिलकर उसे इम्पोर्टेंट बात करना चाहता है। सब कुछ सेट हो चुका था। आदित्य अपना शूटिंग आउटफिट पहनकर रीड हो चुका था और वो बाहर चेयर डालकर बैठा हुआ था अपने शूट का इंतजार करते हुए। उसके बगल में आन्या बैठी हुई जो कि मैन फीमेल लीड का रोल प्ले कर रही थी। वो दोनों हंसते हुए आपस में बातें कर रहे थे कि तभी वहां रेडी होके आ रहे करण और सुमन की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है। करण तो कोई खास रिएक्ट नहीं करता इस पर, लेकिन उसके बगल में चल रही सुमन को जलन के मारे जली जा रही थी। उसके फेस पर बहुत गुस्सा नजर आने लगा था और वो गुस्से से आन्या के पास आकर झटके से पकड़ खड़ा कर लगभग खींचते हुए ले जाती है। अभी सारे वर्क्स नेक्स्ट शूट की प्रिपरेशन कर रहे थे, इसलिए किसी का ध्यान नहीं गया उस पर। एक आदित्य की उन लोगों से दूर बैठा हुआ था साइड से, और वो दोनों रिहर्सल करते हुए बातें करने लगे थे। वही आदित्य जैसे ही सुमन की यह हरकत देखता है तो वो तुरंत रिएक्ट करते हुए अपनी जगह से खड़े होकर उसके पीछे चला जाता है। वहां पहुंचकर आदित्य देखता है कि सुमन आन्या को थापड़ मरने ही वाली है, तो वो पीछे से जाकर उसका हाथ पकड़कर उसकी पीठ से लगा देता है, जिसे उसकी दर्द भरी चीख निकल जाती है और उसकी आंखों में आंसू भर जाते। वही आन्या जो अभी भी हैरानी से सब कुछ अपने साथ होते हुए देख रही थी, वो उसकी दर्द भरी चीख सुनकर होश में आती है। आदित्य को अपनी हेल्प करते देखकर वो तुरंत जाकर उसके पीछे खड़ी हो जाती है, क्योंकि जब उसने सुमन को अपने ऊपर हाथ उठाते हुए देखा तो वो डर गई थी। भले ही आन्या थोड़ी सी अजीब थी, लेकिन दिल की बुरी बिल्कुल भी नहीं थी। आदित्य सुमन के हाथ बहुत गुस्से से पकड़े हुए उसके पीठ से लगाए हुए था, जिस वजह से वो सुमन को बहुत दर्द हो रहा था। उसे दर्द में देखकर आदित्य को अंदर बहुत खुशी हो रही थी कि तभी करण जो सुमन के साथ ही आ रहा था। जब वो सुमन स्पीड में आदित्य की तरफ जाते देखता तो अपनी जगह पर खड़े होकर देखने लगता है, लेकिन जब सुन्ना की हरकत देखता तो वो खुद हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि वो आदित्य से बात करने के लिए इतनी तेजी से जा रही है, लेकिन यहाँ तो वो कुछ और ही कर रही थी। कारण जैसे होश में आकर अपने कदम उसे रोकने के लिए बढ़ता है तो वो देखता आदित्य बहुत गुस्से में उन दोनों के पीछे गया है, और जैसे वो सुमन को हाथ मरोड़ देखता है तो डर जाता है। उसकी चीख सुनकर उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो सामने जाए उसके, क्योंकि आदित्य इस वक्त बहुत गुस्से में दिख रहा था। वो हमेशा वाला आदित्य लग ही नहीं रहा था, लेकिन सुमन को दर्द में देखकर वो हिम्मत करके आदित्य के पास जाकर उसके हाथ से सुमन का हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। आदित्य को जब अपने हाथ पर उसका टच फील होता है तो वो अपने होश में आकर झटके से उसका हाथ छोड़ देता है, जिसे वो दोनों संभाल नहीं पाते और गिर पड़ते हैं नीचे धड़ाम की आवाज के साथ। उनके ऐसे गिरा हुआ देखकर आन्या को हंसी ग्रिन आने लगती है, क्योंकि सुमन का फेस पर गोबर लग गया था, क्योंकि वो आदित्य के छोड़ने से मुंह के बाल गिरी थी सीधे गोबर में, और जब वो अपना फेस उठाकर उन लोगों की तरफ देखती है तो उसके फेस पर पूरा गोबर से सना हुआ था। लेकिन बेचारी खुलकर हंस भी नहीं सकती थी, इसलिए आदित्य के पीछे चुपकर बहुत धीरे से अपने मुंह पर हाथ रखकर हंस रही थी। हंसी तो आदित्य को भी आ रही थी सुमन को देखकर, लेकिन वो अभी हंस नहीं सकता था, इसलिए शॉक अस्टॉनिश्ड फेस होने की एक्टिंग करते हुए बोला, सुमन सॉरी, मेरा तुम्हें गिराने का कोई इरादा नहीं था। वो मैंने जब देखा कि तुम बेचारी आन्या को मरने वाली हो तो मैंने तुम्हें रोकने के लिए पकड़ लिया था, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आज रिपोर्ट्स आने वाले, और अगर किसी रिपोर्ट ने तुम्हें आन्या के ऊपर हाथ उठाते हुए देख लिया होता तो तुम्हारी पब्लिक इमेज खराब हो जाती है। अगर वो लोग इसे पब्लिश कर देते, बस मैंने तुम्हें बचाने के लिए ये सब किया सच्ची। आदित्य ये सब अपने फेस पर भोले भाले एक्सप्रेशन पेंसिव फेस से बोल रहा था, और ये सो कर रहा था कि ये सब गलती से हुआ, उसका कोई इरादा नहीं था उसे चोट पहुंचाने का। बेचारे करण और सुमन तो हैरानी से आदित्य की तरफ देखे जा रहे थे, क्योंकि उसके एक्सप्रेशन देखकर यही लग रहा था कि वो बिल्कुल सच कह रहा है। आदित्य उन दोनों को कोई जवाब ना देते देखकर मासूमियत पेंसिव फेस से करण की तरफ देख उसे बुलाते हुए बोला, करण तुम तो कुछ बोलो, तुम दोनों चुप क्यों हो?
आदित्य की इतनी बढ़िया एक्टिंग देखकर तो कोई भी धोखा खा जाए, फिर ये दोनों कौन सी खेत की मूली है, फंस गए आदित्य की एक्टिंग। करण आदित्य के बुलाने से अपने सेंस में आता है और जल्दी से खड़ा होता है और फिर सुमन को खड़ा करता है। उसके बाद आदित्य की तरफ देख बोला, आदि हम जानते तुम ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन देखो तुमने सुमन को चोट पहुंचा दिया ना, अब वो कैसे रो रही है। उसकी बात सुन आदित्य सरफेस बनाते हुए बोला, क्राइंग क्राइंग क्राइंग, हाँ तुम सही कह रहे हो। उसका उतारा हुआ फेस देखकर करण और सुमन एक दूसरे को देखते हैं। उन दोनों एक दूसरे की तरफ देखते पाकर आदित्य अपनी गिल्टी टोन में कहता है, सुमन यार मेरा कोई मोटिव नहीं था हट करने का, प्लीज मुझे गलत मत समझना। वही उसकी एक्टिंग देखकर उसके पीछे खड़ी आन्या हैरानी से आदित्य को देख रही थी और वही उनसे थोड़ी दूरी पर खड़ा एक आदमी अपने फोन से ये सब किसी को दिखा रहा था। उस तरफ वाला आदमी आदित्य को इतना गिल्टी देखकर मनमोश कर रह जाता है और वो उस आदमी से बोली, तुम उनका पूरा ध्यान रखना कि कोई हट ना कर पाए। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है क्योंकि वो आदित्य को ऐसे एक मिनट भी नहीं देख पा रही थी। जी हाँ, ये और कोई नहीं हमारी मेहर है और आदमी मेहर का ही एक गार्ड है जिसे आदित्य की सेफ्टी के लिए उसके पीछे लगा हुआ है। क्योंकि सुमन की चीख सुनकर सबका ध्यान उस तरफ आ गया था और वो लोग अपना अपना काम छोड़कर उस तरफ आ जाते, लेकिन उन लोगों ने आदित्य को उसका हाथ पकड़े हुए नहीं देखा था। वो लोग जब वहां आए तो सुमन नीचे पड़ी हुई थी और उसके बगल में करण गिरा पड़ा हुआ था। और जब सुमन का फेस उन लोगों की तरफ हुआ तो वो लोग अपनी हंसी कंट्रोल किए हुए खड़े थे, क्योंकि अगर वो लोग हंसते तो ये चुड़ैल उन लोगों परेशान करती बाद में। आदित्य को ऐसे देखकर और वहां भीड़ को देखकर सुमन अपने दर्द को छुपाते हुए डांट भींचते हुए बोली, कोई बात नहीं आदि, तुम तो मुझे बचा ही रहे थे। ये बोलकर वो वहां से रोफो चाकर होने में ही भलाई समझती है। एक तो उसे एम्ब्रेस में फील हो रही थी और ऊपर सबकी हंसी भरी नजरें अपने ऊपर पाकर उसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन आदित्य की रिपोर्ट्स वाली बात सुनकर वो अपना गुस्सा नहीं निकल रही थी। सुमन के वहां से जाते देखकर करण भी उन लोगों को एक्सक्यूज कर उसके पीछे चला जाता है। वही उन दोनों के जाते हैं आन्या और बाकी सब जो अपनी हंसी रोक कर खड़े हुए थे वो अपना पेट पकड़कर हंसने लगाते हैं। आन्या हंसते हुए आदित्य के पीछे से निकल उसके सामने जाकर खड़े होते हुए बोली, आदि भाई ये क्या था, तुमने तो उस डायन को गोबर में गिरा दिया और ऊपर से अपने उसका हाथ ही तोड़ने वाले थे। हाँ 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 भाई, क्या काम किए हैं आप, मजा ही आ गया। उस नेक्चुरी को गोबर में देखकर आन्या की बात सुनकर आदित्य उसकी फिक्र करते हुए उसे पूछता है, आन्या उसने तुम्हें हट तो नहीं किया ना। उसे अपनी फिक्र करते देखकर आन्या हंसना बंद कर बोली, नहीं आदि ब्रो, वो मुझे हट कर पाती तब तक आप गए, तो उसके लिए थैंक यू। ये बोलकर वो स्माइल करते हुए उसे देखने लगती है। आदि उसकी मासूम सी स्माइल देखकर खो जाता है अपने ख्यालों। कैसे उसके पिछले जन्म में सुमन ने आन्या आए जिंदगी बर्बाद कर दी गंदी चले चलकर, जिसे वो झेल नहीं पाती और सुसाइड कर लिया था, क्योंकि उसकी कुछ न्यूड फोटोज को सुमन ने वायरल करा दिया था जिसे सब उसे गंदी नजरों से देखा करते थे। आदि को बस इतना ही याद था, क्योंकि तब वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया था अपनी प्रॉब्लम्स के चलते। उसे तो बहुत बाद में पता चला था कि आन्या मार चुकी है। अभी वो सोच ही रहा था कि आन्या उसके सामने अपना हाथ हिलाते हुए बोली, और ब्रो आप कहाँ खो गए, कहीं आप अपनी किसी गर्लफ्रेंड के बारे तो नहीं सोचने लगे हो। वो उसे टीच करते हुए बोली। आन्या का हाथ देखकर आदित्य थोड़ा चौंक जाता है और वो अपनी आंखें इधर उधर करने लगाता है, लेकिन उसकी बात सुनकर आदित्य के मन में मेहर को ख्याल आ जाता है, जिससे उसके होठों पर अपने आप ही स्माइल आ जाती है। और उसकी स्माइल देखकर आन्या खुश से ताली बजाते हुए बोली, सच में आपकी गर्लफ्रेंड है ब्रो, आपकी स्माइल देखकर तो यही लग रहा है, अब आप जल्दी बताइए ना। वो बच्चों की तरह एक्साइटेड होकर आदित्य से पूछ रही थी, जैसे पता नहीं उसे किसी खजाने के बारे पता चल गया हो, कुछ सबसे छुपा हुआ था। उसकी एक्सटीमेंट देखकर आदित्य उसके सर के बाल बिगड़ते हुए हंसते हुए बोला, तुम बहुत खुश हो रही है, जैसे वो मेरी गर्लफ्रेंड ना हो के तुम्हारी हो। ये बोलकर वो अपनी एक आंख दबाकर ठहाका मारकर हंसने लगता है आन्या का बिगड़े हुए एक्सप्रेशन देखकर, क्योंकि उसकी बात सुनकर बेचारी की सारी एक्सटीमेंट गायब हो गई थी और छोटा सा मुंह बन गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑडियो।